सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा पहले आपके सामने कि अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टि बाधित महिला अभी कौन बन गई है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा चोंजिन अंगमो। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की 29 वर्षीय आदिवासी महिला हैं चोंजिन अंगमो, जो भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित भारतीय महिला बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखना है और कहां से बिलोंग करती हैं ये याद रखना है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात करें, आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसकी हाइट की बात करें, हाइट कितनी है 8848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो सर एडमंड हिलेरी हैं, न्यूजीलैंड से जो थे, और उनके साथ जो नेपाली भारतीय शेरपा गए थे उनका नाम है तेंजिंग नोर्गे। और अगर पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, वो जापान की थी, नाम था जुंको ताबेई, 1975 में चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन थी? तो वो अरुणिमा सिन्हा थी। और आपको याद हो तो अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली अधिकारी अभी कौन बन गई है। तो आंसर होगा गीता सामोता, पढ़ा था हम लोगों ने। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि माउंट मैकालू, जो कि नेपाल में है, ये दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो इस पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पहला CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा ITBP बन गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहां पर शुरू हुई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा को शुरू किया है। अच्छा, विस्टाडोम ट्रेन क्या होता है? तो इस ट्रेन में बड़े बड़े कांच की खिड़कियां होती है, छत पर भी ग्लासेस लगे होते हैं ताकि यात्री जो अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर का दृश्य बड़े आराम से देख सकें। इसमें घूमने वाली कुर्सियां भी होती है, ये होती है विस्टाडोम ट्रेन। तो अभी उत्तर प्रदेश में ये विस्टाडोम ट्रेन सेवा ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। और इस तरह विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला, याद रखना, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। अच्छा, अब इस प्रश्न में भारत में कुछ चीजें जो पहली बार हुई है उनसे संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? कर्नाटक। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज या आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। दक्षिण भारत की पहली AC लोकल ट्रेन सेवा ये कहां पर लॉन्च हुई? चेन्नई में। और ये देश की दूसरी है, पहली मुंबई में चल रही है। देश का पहला अंतरराज्य चीता कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो कुनूर राष्ट्र उद्यान और राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स के बीच में। देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की अभी आधारशिला कहां पे रखी गई थी? नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में। देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कौन सी बनेगी? अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। और भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? दिल्ली। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं ये कहां पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। और अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? तेलंगाना। तो भारत में पहले से संबंधित ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो आंसर होगा गगनयान वर्ष। तो अभी इसरो के जो चीफ हैं कौन? वी नारायणन, अभी नए बने थे। अभी इन्होंने कोलकाता में एक प्रोग्राम के दौरान 2025 को गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इस कार्यक्रम में उन्होंने ये भी बताया कि गगनयान को लेकर अब तक 7200 टेस्टिंग की जा चुकी है और अभी भी 3000 टेस्टिंग बाकी है। गगनयान मिशन आप जानते हो ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को हम 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस में लेकर के जाएंगे और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे। ये जो गगनयान मिशन है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी है? 9,023 करोड़ रुपए। और कहा जा रहा है 2027 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस मिशन में शुरुआत में हम एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भी स्पेस में भेजेंगे ताकि हम देखें कि सब कुछ सही से चल रहा है ना।
उस ह्यूमनॉइड हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम भी याद रखना, व्योमित्र उसका नाम है। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। इसरो आया है तो इसरो के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद अभी 2025 को और किस किस रूप में हमने घोषित किया है उस तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले बात करते हैं इसरो की। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के बने थे। इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, ये तो इसरो के स्टैटिक देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरह के करंट अफेयर्स के प्रश्न जिसमें हम देखेंगे 2025 को किस किस के रूप में घोषित किया गया। जैसे कि AICTE ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में घोषित किया था। यूनाइटेड नेशन ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष घोषित किया था। और यूनाइटेड नेशन ने 2025 को एक तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। अभी नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया था। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में घोषित किया। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष यानी कि संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया था। और यूनाइटेड अरब अमीरात ने 2025 को समुदाय का वर्ष, ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो इससे बनने वाले जो भी आपके करंट अफेयर्स में प्रश्न थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करवा दिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट इस बुक को किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान ने। तो इस बुक का पूरा नाम है रेडी, रिलेवेंट, रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। इसे लिखा है जनरल ने, जो कि आप जानते हो हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और इस बुक को लॉन्च किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस बुक में भारत में आर्म्ड फोर्सेज में किए जा रहे बदलावों और 21st सेंचुरी के कई नए वॉरफेयर के बारे में इसमें बात की गई है। तो बुक का नाम याद रखेंगे, किसने लिखा है, किसने लॉन्च किया, मैंने आपको बता दिया, वो ध्यान रखना। अच्छा, अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान ये हमारे, हमने कहा, दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो पहले कौन थे? पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था। और ऑप्शन तो आपको देखे देखे लग रहे होंगे। उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवल चीफ हैं, और अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल है हमारे। वैसे बुक्स वाला प्रश्न है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो इसी साल हमने पढ़ी हैं। जैसे कि एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, को लिखा अभिजीत बनर्जी ने। और दीपा मलिक जो पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड। हाउ स्किल्ड MTG20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को लिखा पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड को लॉन्च तो किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसको संपादित किया, एडिट किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्मा मैनिफेस्टो को लिखा राजेश तलवार ने। और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, इन्होंने अपनी पुस्तक को अभी लॉन्च किया था। ये इसका पहला संस्करण है, पहली पुस्तक आप कह सकते हो। नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। I Am ये बुक है, इसको गोपीचंद हिंदुजा ने लिखा और लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। लगभग 12 पुस्तकें हमने यहाँ पे रिवाइज किए। अच्छा, एक प्रश्न अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि अभी जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका है और ये पुरस्कार पाने वाली वो दूसरी भारतीय बन गई है। तो इम्पोर्टेंट नाम है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि उनकी किस पुस्तक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, बताइए। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मई को। तो हर साल 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है और सन 2000 से विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। थीम क्या है इस बार की? डांसिंग टर्टल रॉक। अच्छा, कछुओं से मैं आपको बता दूं कि हर साल ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ओलिविया। कौन चलाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड चलाता है। और उत्तर प्रदेश ये पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित करेगा?
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे तो ये डे वाला प्रश्न है। चलो मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। 1 मई को श्रम दिवस लेबर डे था, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस था, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई नेशनल डेंगू डे, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि टेलीकम्युनिकेशन डे, 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, 20 मई को वर्ल्ड बी डे मधुमक्खी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया था। ठीक है, तो मई के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना ये कब शुरू हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2023 में। तो अमृत भारत स्टेशन योजना इसे रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में शुरू किया था और इसका लक्ष्य है देश भर के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना यानी कि आधुनिकीकरण करना। और उद्देश्य क्या है? ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के अनुभव को बेहतर करना। मतलब स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, उसे एयरपोर्ट की तरह बनाया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। और अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो ये 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित हैं ये स्टेशन और इनको 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया था किस देश ने? जापान ने। और पिछले साल की बात है 2024 में मोदी जी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। कहां पर किया था? तो रंगपो में किया था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और रेल मंत्री आप जानते ही हो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यूनतम कितने वर्षों के अभ्यास को अनिवार्य किया गया? तो सही उत्तर होगा 3 साल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल सर्विस यानी कि जज के पद पर नियुक्ति के लिए 3 सालों की वकालत को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। वैसे ये नियम पहली बार नहीं आया, पहले भी यही नियम था, पर 2002 में इसे जस्टिस शेट्टी कमीशन के रिकमेंडेशन पे हटा दिया गया था और अभी फिर से लागू कर दिया गया। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लो क्लर्क के एक्सपीरियंस को भी 3 साल का अभ्यास माना जाएगा। अगर आपके पास लो क्लर्क का एक्सपीरियंस है तो उसे भी इसके बराबर माना जाएगा। और जज के रूप में पोस्टिंग से पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग अलग से होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कितने साल? 3 साल। बाकी सुप्रीम कोर्ट की एक बार बात कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक प्रश्न देखते हैं। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 124 से लेकर 147 पार्ट 5। और 1935 एक्ट के दौरान फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू किया। और स्थापना के समय यहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 7 जजेस थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, हीरालाल जेकानिया थे। पहली महिला जज की बात करेंगे, फातिमा बीवी थी, जिनका निधन हो चुका है। 2024 में पद्म भूषण मिला था। अभी तक यहाँ पे कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रही है। अच्छा, सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में? वाई चंद्रचूड़, जो डीवाई चंद्रचूड़ है उनके पिताजी थे, 16वें नंबर के थे और 7 साल 4 महीने तक रहे। सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह का रहा, जो 22वें नंबर के थे, 17 दिनों के लिए ये बने थे। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। और रिटायरमेंट एज कितनी होती है याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। और वहीं हाई कोर्ट में बात करोगे तो 62 ईयर होती है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, पिछले साल नवंबर में रिटायर्ड हो गए। फिर 51 नंबर के बने थे संजीव खन्ना, वो भी अभी मई में रिटायर्ड हो गए। और अब 52 नंबर के बन गए BR गवई। और सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या होता है? यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। ठीक है, तो सब ध्यान रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में चर्चा में रहा
चागोस द्वीप ये कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में एक देश है मॉरिशस, और उसी का आइलैंड है या ग्रुप ऑफ आइलैंड बोल दो, चागोस द्वीप जिसको कहते हैं। पर जैसा कि आपको पता है, शुरुआत में ब्रिटेन जो है इसने कई देशों पे राज किया, कई देशों पे शासन किया, तो उसी तरह से मॉरिशस भी ये ब्रिटेन के अंडर था। बाद में जब मॉरिशस को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, किससे? ब्रिटेन से, तो उस समय ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर अधिकार जमाए रखा, उसको स्वतंत्र नहीं किया। फिर मॉरिशस हमेशा दावा करता रहा कि वो उसका हिस्सा है, उसे वापस चाहिए, उसे वापस दे दे। और इस कारण से ये जो चागोस द्वीप है ये काफी चर्चा में रहता था और इन दोनों के बीच में विवाद का कारण बना रहता था। और वैसे आपको याद हो, अगर लंबे समय से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी एक बार करवा चुका हूं, और ये प्रश्न आपका एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। SSC MTS पूछा गया था, मैं आपको शो भी कर रहा हूं। देखो, यही प्रश्न आया था कि चागोस द्वीप समूह किन देशों के बीच विवाद का कारण रहा? तो ब्रिटेन और मॉरिशस। तो अभी फिर से ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ब्रिटेन अभी इसे मॉरिशस को देने के लिए एग्री हो गया है। पर इसी में ये चागोस द्वीप समूह है, इसी में एक सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, वो ब्रिटेन का ही रहेगा, उस पर ब्रिटेन का ही अधिकार रहेगा। तो मॉरिशस ने कहा ऐसा क्यों? तो ब्रिटेन ने कहा ऐसा इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि इस पर ब्रिटेन और US ने मिलकर के एक जॉइंट मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, और 1966 में एक समझौता हुआ, उसके अनुसार अगले 99 सालों तक UK और US इसका संचालन जारी रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब बात मॉरिशस की है, तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल क्या हो गई? पोर्ट लुइस हो गई है। करेंसी है मॉरिशन रूपी। प्रेसिडेंट है धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम। अब मॉरिशस से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखो यही वाला पहला वाला पॉइंट है जो मैंने आपको हर बार रिवाइज कराया जब भी मॉरिशस की बात हुई है, कि यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपेगा। अच्छा, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहां पर स्थापित हुआ? याद रखना, मॉरिशस में। आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश मॉरिशस है। और भारतीय नौसेना के INS सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था? मॉरिशस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे थे? अभी मार्च 2025 की बात है, मॉरिशस आंसर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी हुआ था यहाँ पे। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था मॉरिशस। और किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ये मुंबई से रवाना किया गया था? INS त्रिवेणी। ये मुंबई से मॉरिशस आया था और वापस मुंबई लौट गया था। ठीक है, तो इन सब कारण से मॉरिशस न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय सेना और किसने मिलकर के ऑपरेशन घोस्ट सिम को शुरू किया? तो आंसर होगा असम पुलिस। तो अभी इंडियन आर्मी की एक इंटेलिजेंस यूनिट है, गजराज मिलिट्री इंटेलिजेंस, और इसने और असम पुलिस ने मिलकर के अभी ऑपरेशन घोस्ट सिम को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? फेक सिम कार्ड के रैकेट को पकड़ना जो कि साइबर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट से सीधे मिले हुए हैं। तो इस ऑपरेशन के तहत अभी राजस्थान, तेलंगाना और असम में कई जगह पे छापे मारे गए, कई अपराधियों को पकड़ा गया और 900 से ज्यादा फेक सिम कार्ड्स बरामद किए गए। ये फेक सिम कार्ड्स पाकिस्तानी एजेंट्स के द्वारा भारत में व्हाट्सएप अकाउंट चलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, तो याद रखना क्या है? ऑपरेशन घोस्ट सिम। असम पुलिस और भारतीय सेना ने मिलकर के इसको चलाया। अभी कुछ और ऑपरेशंस में आपको रिवाइज कराता हूँ, लेटेस्ट वाले। एक ऑपरेशन सर्वशक्ति, याद रखना, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, उत्तराखंड जंगलों में आग लगी थी उसे बुझाने के लिए। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में अभी भूकंप आया था तो पीड़ितों की मदद के लिए चलाया हमने। ऑपरेशन टिक्का, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए हमने शुरू किया। ऑपरेशन हॉक, CBI ने शुरू किया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, सभी जानते हो पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे इस ऑपरेशन के तहत हमने। ऑपरेशन अभ्यास, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास था, ये शुरू हुआ था बेंगलुरु में। ऑपरेशन केल्लर, दक्षिण कश्मीर के शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान था ये। ऑपरेशन संकल्प, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इस ऑपरेशन के
तहत 12 नक्सलियों को मार गिराया था। तो आप कह सकते हो नक्सली रोधी अभियान था जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, तो सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र में कौन सा समझौता अपनाया गया? तो आंसर होगा पेंडेमिक एग्रीमेंट या महामारी समझौता आप बोल दो। अच्छा, पहले तो ये बात कर लेते हैं, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये 78 नंबर का सेशन कहां पर हुआ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 19 से लेके 27 मई 2025 तक। थीम क्या है? वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। और यहीं पर पेंडेमिक ट्रीटी, महामारी समझौते को अपनाया गया और इस प्रकार से ये दुनिया की पहली पेंडेमिक ट्रीटी है। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल नंबर 19 के तहत अपनाया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका? दुनिया को कोविड-19 जैसी अगली महामारी के लिए तैयार करना। इस पेंडेमिक ट्रीटी के लक्ष्य भी हैं, जैसे कि सब देशों को बराबर वैक्सीन और ट्रीटमेंट का एक्सेस देना है। देशों के बीच पेंडेमिक से रिलेटेड कोई भी अगर डेटा आपके पास है, सैंपल आपके पास है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, तो उसको आपस में शेयर करना होगा। गरीब देशों में गुड हेल्थ सिस्टम बनाना होगा और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जल्द से काम करने के लिए एक फंड भी बनाना होगा। ठीक है, बाकी WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड और हेड है टेड्रोस अधानोम। अच्छा, WHO से भी कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखो जरा। WHO ने सारा नाम से AI डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था। WHO ने अभी नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया था। मी डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन बना। भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया। ट्रैकोमा ये जीवाणु संक्रमण है, आंखों को प्रभावित करता है। और हमारा एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य याद रखना 2047 है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 और मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया और ये 45वां देश बन गया मलेरिया मुक्त होने वाला। अच्छा, यूरोपीय क्षेत्र का एकमात्र देश अभी है कौन सा जहां पे अभी भी मलेरिया है? वो है तुर्की। नाइजर ये अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश बन गया जिसने आधिकारिक तौर पर ऑन्कोसेरेसियासिस को खत्म कर दिया। ऑन्कोसेरेसियासिस इसे रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज मैं डेली बना करके देता हूँ आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाइए इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए जो भी अभी तक थ्योरी आपने पढ़ी है उससे जब प्रश्न बनते हैं तो वो आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं होते। बाकी इसकी डिटेल्ड PDF भी आपको डेली मिल जाती है फ्री में। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे भी और एप्लीकेशन पे भी। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं हम। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी जो रूट ये सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड। फिर पूछा था, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली। और बुक है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, इसको किसने लिखा? पूजा पुजारा। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? 1200। और शिवपाल सिंह का संबंध किस खेल से है जिन पर अभी 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? जेवेलिन थ्रो। एशियाटिक शेर की वर्तमान में सर्वाधिक आबादी ये कहां पर पाई जाती है? गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है। पेर्रेतो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका भी एक विशाल बर्फ खंड टूट गया? अर्जेंटीना। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का भी उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? दाहोद, गुजरात में। दूसरी ब्लू वार्ता कहां पर आयोजित की गई? नई दिल्ली। और आखिरी प्रश्न था, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 20 मई को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी अप्रैल में किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपना मानद नागरिक बनाया? तो आंसर होगा पुर्तगाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।